वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का जो बायोलॉजी का पेपर है 2024 का, इसको मुकम्मल सॉल्व करेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव पोर्शन और सब्जेक्टिव पोर्शन दोनों देखेंगे। ये 22 एबटाबाद का पेपर है, लेकिन अगर आपका ताल्लुक़ KPK के किसी बोर्ड के साथ भी है तो आप इस पेपर को लाजमी देखें, आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। MCQs हैं। पहला MCQs है, स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पैरासाइटिज्म कम्स अंडर पैरासाइटोलॉजी। ठीक है, पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड है, टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड आर शोन टू बी रिलेटेड इन रेशियो। तो सेम अगर एक किस्म की दो क्वांटिटीज हों तो उसको रेशियो कहते हैं। फिर है प्रोटिस्ट की जो एग्जांपल्स हैं, एक है यूग्लेना और दूसरी क्या है, डायएटम। फोर्थ वन है, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स, दिस स्टेटमेंट बिलोंग्स टू। अच्छा, इसका डी ऑप्शन है। अब इसकी मुझे तलफ़्फ़ुज़ नहीं आता क्योंकि मैं बायोलॉजी का टीचर नहीं हूँ, लेकिन इसका जो डी ऑप्शन है, इन दोनों के जो नाम हैं आप इनकी प्रोनाउंसिएशन जानते होंगे, ये इसका ऑप्शन है। पाँचवा है, द फिनोमेना दैट प्रोवाइड सपोर्ट्स टू प्लांट्स स्पेशली इन यंग टिश्यूज़ इज़, उस फिनोमेना को टर्गर कहते हैं। छठा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इंटर G0 फेज ऑफ सेल साइकिल सेमी परमानेंटली। तो इसका ऑप्शन है न्यूरॉन सेल्स एंड लिवर सेल्स। सातवां है, रिकम्बिनेशन टेक्स प्लेस इन प्रोफेज 1, सी ऑप्शन। आठवां है, एक्टिवेशन एनर्जी इज लोड बाय द एडिशन ऑफ एंजाइम्स। उसके बाद नौवां है, जो एडिनाइन जो है और ATP, इसमें कितने फॉस्फेट ग्रुप होते हैं? तो इसका मतलब ही होता है ट्राईफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट के ग्रुप होते हैं, सी ऑप्शन। दसवां है, व्हेन स्टोमेटा आर क्लोज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉल्स डाउन इन मेसोफिल टिश्यूज़। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार होती है वो मेसोफिल टिश्यूज़ में कम होती है। 11वां है, बटर इज़ द सोर्स ऑफ विटामिन A फ्राम। तो बटर मक्खन को कहते हैं, वो तो जाहिर सी बात है जानवरों से आता है, बी ऑप्शन। 12वां है, हार्ट आल्सो रिक्वायर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, द आर्टरी दैट सप्लाइज ब्लड टू हार्ट इज़। तो कौन सी आर्टरी जो है वो ब्लड सप्लाई करती है दिल को, वो है कॉरिनरी आर्टरी। यहाँ तक सेक्शन बी था। अब हम जाते हैं सेक्शन ए था, अब सेक्शन बी की तरफ जाते हैं। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं। टोटल 11 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, उनमें से कोई से आपने 8 सॉल्व करने होते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को देख लें क्योंकि आंसर्स मैं आपको नोट्स ही बताऊंगा। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है, सेल और टिश्यू में डिफ्रेंशिएट करना है। दूसरा, रिमूवल ऑफ स्पीशीज़ हो जाए अगर इकोसिस्टम से तो दूसरी स्पीशीज़ पे क्या असर पड़ेगा। फिर कुछ ऑर्गेनील हैं, इनके फंक्शन लिखने हैं, जैसे राइबोसोम, सेंट्रियोल, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर जो है, राइट डाउन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल, ये करना है। फिर पांचवा छठा, ये मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ शॉर्ट क्वेश्चंस, आप इनको देख लें क्योंकि आंसर मैं आपको नोट्स पे लेके जाऊँगा, वहीं से बताऊँगा। तो अब चलते हैं नोट्स की तरफ। अच्छा, पहला क्वेश्चन है, सेल्स और जो टिश्यूज़ हैं उनमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये सेल्स की आप देख सकते हैं। चूँकि अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ तो कल 9th का पेपर है बायोलॉजी का, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो थोड़ी सी शार्ट हो। अभी टाइम भी काफ़ी हो गया है, 5:30 तकरीबन हो गए हैं। तो वीडियो में जो है ये क्रिएट करके अपलोड भी कर दूँ। तो ये सेल की आप बारे में इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी। फिर इसी के अलावा जब टिश्यू देखेंगे तो ये लेवल 5 है, इसमें टिश्यू के मतलब आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो मैं माज़रत चाहूँगा, आपको एक्सप्लेनेशन तो इसमें कम ही करूँगा, सिर्फ आंसर आपको बता देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन था, अगर रिमूवल ऑफ स्पीशीज़ हो जाए तो क्या असर पड़ेगा। तो ये देखिए, द रिमूवल ऑफ स्पीशीज़ फ्राम एन इकोसिस्टम आल्सो इफेक्ट्स अदर स्पीशीज़। अगर एक स्पीशी अगर इकोसिस्टम से, माहौलियाती निज़ाम से हटा दी जाए तो उसका असर दूसरों पे होता है। मिसाल के तौर पे, एन इकोसिस्टम स्टारफिश ईट्स मसल्स विच आर हार्मफुल टू मेनी अदर स्पीशीज़। स्टारफिश मसल जो एक क्रिएचर है उसको खाती है जो कि दूसरों के लिए नुकसानदेह होता है। अगर स्टारफिश को निकाल दें तो जाहिर सी बात है मसल्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जिससे दूसरी स्पीशीज़ को ख़तरा होगा। तो ये आंसर जो था दूसरे क्वेश्चन का था। फिर तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, कुछ ऑर्गेनील्स के फंक्शन लिखने हैं, टेबल बना हुआ है। पहला है राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है, सिंथेसिस करता है किसकी, प्रोटीन की। फिर सेंट्रियोल क्या करते हैं, सेल डिवीजन में मदद देते हैं। लाइसोसोम्स क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं और ओल्ड ऑर्गेनील्स जो हैं उनको डाइजेस्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है सेलुलर रिस्पायरेशन के ज़रिए। फिर चौथा क्वेश्चन आपने अगर वहाँ से देखा हो तो स्केलेटल मसल्स हैं उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन लिखना है। तो ये देखें, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रक्चर है इनका, दे आर कंपोज्ड ऑफ
striped cells that are long and cylindrical. The cells of skeletal muscles contain main nuclei. ये इसका स्ट्रक्चर हो गया और ये इसका फंक्शन हो गया. Skeletal muscles are voluntary and produce powerful rapid contractions. It helps arms and legs to move. तो जो ये तो वॉलंटरी होती है, मतलब खुद इंसान इनको हरकत में दिलाता है और पावरफुल और रैपिड कंट्रैक्शन पैदा करते हैं, और आर्म्स और जो लेग्स होती हैं, बाजू और टांगें, उनको हरकत करने में मदद देते हैं. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो माइटोसिस है, उसकी अहमियत लिखनी है. तो इसका अगर आप थोड़ा सा डिटेल में लिखेंगे तो और बेहतर होगा, लेकिन इसकी हेडिंग क्या है, ये किस में मदद देता है? ग्रोथ में मदद देता है. जो वॉर्न आउट पार्ट्स होते हैं उनको रिपेयर करने में मदद करता है. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में मदद करता है, और जो रीजनरेशन है उसमें मदद फराम करता है. आप कोशिश करें कि इस पर एक एक सेंटेंस या दो दो सेंटेंस भी ऐड कर दें. उसके बाद छठा क्वेश्चन था कि आपने कुछ फैक्टर्स लिखने हैं जो ज़्यादातर सेल्स की डेथ का बायस बनते हैं तो नेक्रोसिस के अंदर. तो वो कुछ ये फैक्टर्स लिखे हुए हैं. नंबर ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स और फिजिकल इवेंट्स लाइक एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स, रेडिएशन, हीट, ट्रामा, लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो एट्सेट्रा कैन काज नेक्रोसिस. तो ये सबब बनते हैं नेक्रोसिस का. कुछ ये फैक्टर्स हैं जो 6 का आंसर है. क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ मेटालिक आयंस हेल्पफुल इन एंजाइम एक्शन, गिव 3 एग्जांपल. तो ये कुछ मेटालिक आयंस हैं जैसे मैग्नीशियम, आयरन और जिंक. ये मदद करता है डीएनए पॉलीमरेज में. फिर जो है साइटोक्रोम फॉर रिस्पायरेशन, उसमें मदद फराम करता है. और जो जिंक होता है वो कार्बनिक एनहाइड्रेस होता है. इनका रीज़न क्या है कि ये को फैक्टर के तौर पे काम करते हैं और एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए. पेज नंबर 120 पे भी इसका आंसर मौजूद है, तो चलें वहाँ से भी देख लेते हैं. ये देखिए पेज 120 पे इसका आंसर मौजूद है. ये एक्टिवेटर से हेडिंग दी गई है. इट इज़ अनदर टाइप ऑफ कोफैक्टर. दीज आर मेटल आयंस दैट इज जिंक, कॉपर एंड आयरन विच फॉर्म टेम्पररी अटैचमेंट विद द एंजाइम. फिर क्वेश्चन नंबर 8 है राइट शॉर्ट नोट ऑन ग्लाइकोलाइसिस. ये तो मैं पेज 141 से आपको बताऊंगा. 9th वाला देख लेते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ बाइल जूस एंड पेंक्रियाटिक जूस. तो बाइल जूस के जो कंपोनेंट्स हैं वो वाटर, बाइल साल्ट्स और फैट्स हैं, कोलेस्ट्रोल. जबकि पेंक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स हो गए लाइपेस एंड एमाइलेज, ट्रिप्सिन और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये इसके कंपोनेंट हो गए. उसके बाद ये 8वां क्वेश्चन तो मैं चलें आपको नोट से बताता हूँ, और 10वां भी वहीं से देखते हैं. जबकि 11वां क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं फ़िलहाल. वाई हार्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्गन. जो दिल है वो क्यों जो है सबसे अहम आर्गन है. क्यों? तो इसके कुछ फंक्शंस लिखे हुए हैं. सर्कुलेट ब्लड, ब्लड को सर्कुलेट करता है. दी हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स इंश्योरिंग डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स. दूसरा ये काम करता है वेस्ट को रिमूव करता है. तीसरा जो प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर, उसको मेंटेन करता है, बरकरार रखता है. आर्गन्स को सपोर्ट करता है. कंटिन्यूस ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट कीप्स आर्गन फंक्शनिंग प्रॉपरली. तो अगर खून ही ना मिले तो आर्गन काम करना बंद कर दें. इनेबल गैस एक्सचेंजर exchange. It sends blood to the lungs for oxygen intake and carbon dioxide release. लंग्स तक ये खून पहुंचाता है ताकि लंग्स जो है वो ऑक्सीजन को ले सकें और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर सकें. बाकी जो इसका शॉर्ट क्वेश्चन रह गया 10वां और 8वां ग्लाइकोलाइसिस, और जो स्टोमेटा का इफेक्ट है वो देखते हैं नोट से. ग्लाइकोलाइसिस देख लें. यहाँ पे मैंने निशान लगाया. ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग. तो ग्लाइकोलाइसिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ 1 ग्लूकोज मालिक्यूल 6 कार्बन कंपाउंड इनटू 2 मालिक्यूल्स ऑफ प्यूरिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड. तो एक जो है ग्लूकोज का 2 ग्लूकोज के हिस्सों में, मतलब प्यूरिक एसिड में डिवाइड होना जिसमें 3 कार्बन हो जाएं, इसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस. इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म. इन ग्लाइकोलाइसिस देयर इज अ नेट गेन ऑफ 2 ATP molecules. Oxygen is not required for this process. That is why glycolysis occurs in both aerobic and anaerobic respiration. उसके बाद 10वां क्वेश्चन था कि अगर स्टोमेटा की तादाद का ट्रांसपरेशन पे क्या असर होता है. तो लीव्स विद मोर सरफेस एरिया हैव मोर स्टोमेटा देन लीव्स विद नैरो ब्लेड्स. द ग्रेटर द नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन अ लीफ द हायर वुड बी द ट्रांसपरेशन रेट. In most land plants, the number of stomata is greater on the lower leaf surface than on the upper surface. Therefore, more transpiration occurs from the lower surface. तो जितने ज़्यादा स्टोमेटा होंगे उतनी ज़्यादा ट्रांसपरेशन की स्पीड होगी, और अगर ऊपर ज़्यादा होंगे तो ऊपर ज़्यादा ट्रांसपरेशन होगी. पत्ते के नीचे स्टोमेटा ज़्यादा होंगे तो नीचे से ज़्यादा ट्रांसपरेशन होगी. शॉर्ट क्वेश्चन के बाद आप सेक्शन सी पे आते हैं. इसमें 4 क्वेश्चन होते हैं, कोई से 3 सॉल्व करने होते हैं. क्वेश्चन को आप देख लें, आंसर्स मैं नोट से ही आपको बताऊंगा. दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट है जो मैथमेटिकल रूल्स हैं बायोलॉजी में, उनको ब्रीफली एक्सप्लेन करें.
फिर 4 एम्स लिखने हैं क्लासिफिकेशन के, फिर बताना है राइबोसोम्स क्या हैं, वाई वेयर आर दे फॉर्म, कहाँ वो बनते हैं, राइट देयर केमिकल कंपोजिशन। फिर 3 इवेंट्स लिखने हैं जो टेलोफेज 1 में होते हैं। फिर इंड्यूस फिट मॉडल को एक्सप्लेन करता है डायग्राम की मदद से। फिर ऑप्टिमम टेम्परेचर जो फोटोसिंथेसिस के लिए उसकी इंपॉर्टेंस लिखनी है। फिर आवर इनटेक फैट्स एंड विटामिन ए के काजेज लिखने हैं। फिर जो है गिव रीजंस बिहाइंड द अनब्रोकन वाटर कॉलम इन द जाइलम वेसल। अब लॉन्ग क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, ठीक है। ये दोनों जो हैं आपको नोट्स ही में बताता हूँ, पिक्चर लिए बुक से। फिर इस तरह क्वेश्चन 3 का भी पहला और दूसरा पार्ट, इन दोनों को भी हम देखेंगे बुक की पिक्चर से। अच्छा, ये देखिए क्वेश्चन 2 का पहला पार्ट है, दी रिसर्च प्रोजेक्ट सच एज पॉपुलेशन स्टडीज, ड्रग स्टडीज एंड सीक्वेंसिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स डीएनए। प्लांट्स और एनिमल्स का डीएनए की सीक्वेंसिंग होती है, उसके लिए रिक्वायर मैथमेटिकल नॉलेज फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है किसके अंदर, बायोलॉजी के अंदर। फिर उसके बाद एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन है, तो 4 एम्स देखें, आप इनको रीड कर लें। पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, बुक का पेज नंबर सॉरी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, तो ये शायद 75 पेज नंबर होगा। तो 4 एम्स हैं इसकी क्लासिफिकेशन की, डिटरमिन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म सो दैट दे कैन बी स्टडीड ईजिली। तो क्लासिफिकेशन का मकसद क्या है कि उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस पता चल जाएँ ऑर्गेनिज्म के दरमियान। फिर है टू प्रोवाइड एन आइडिया अबाउट द सीक्वेंस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। फिर है टू एक्सप्रेस रिलेशनशिप बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स, टू नेम एंड प्लेस द ऑर्गेनिज्म इन अ प्रॉपर ग्रुप। तो ये इसकी कुछ एम्स थे क्लासिफिकेशन के, जो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है जो राइबोसोम्स क्या हैं। तो राइबोसोम्स क्या हैं, दे आर टाइनी ग्रेन्यूल्स, और अगर ये भी ऐड कर लें आप, दे आर involved in protein synthesis. A ribosome consists of two subunits, the larger and smaller subunits. फिर था कि ये कहाँ बनते हैं, तो they are formed in nucleus and are either freely dispersed in the cytoplasm or attached with RER। तो यहाँ इसका दूसरा हिस्सा हो गया, ये कहाँ बनते हैं। फिर है इनकी कंपोजिशन, तो ये आगे है, राइबोसोम इज मेड ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन्स एंड राइबोसोमल RNA, स्मॉल r RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ तक इसकी होगी कंपोजिशन। ये क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 था। फिर जो है इसी का पार्ट नंबर 2 देखें, टेलोफेज के कुछ इवेंट्स लिखने हैं। तो ये पहला इवेंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म, दूसरा इवेंट यहाँ पे मैंने लिखा है क्रोमोसोम्स अनकॉइल स्लाइटली, और तीसरा क्या है, साइटोकिनेसिस में बिगिन। तो ये इसके 3 इवेंट होते हैं टेलोफेज 1 में, जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है, इंड्यूस फिट मॉडल डायग्राम के ज़रिए बताना है, और फिर ऑप्टिमम टेम्परेचर जो फोटोसिंथेसिस के लिए है उसकी अहमियत बतानी है। तो चलें ये भी बुक से ही देखेंगे। फिर काजेज़ ऑफ आवर इनटेक ऑफ फैट्स एंड विटामिन ए, ये भी बुक से देखेंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट है उसको देख लेते हैं, गिव रीज़न बिहाइंड द अनब्रोकन वाटर कॉलम इन द जाइलम वेसल। जाइलम वेसल में जो वाटर का कॉलम होता है वो टूटता नहीं है, उसके पीछे वजूहत क्या हैं। तो अनब्रोकन वाटर कॉलम इन जाइलम इज़ मेंटेन ड्यू टू, तो वो बरकरार इसलिए रहता है क्योंकि पहली बात है कोहेजन, उनमें रब्त होता है, हम आहंगी होती है। वाटर मालिक्यूल स्टिक टू ईच अदर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर के मालिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए एक दूसरे से चिपके होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को छोड़ते नहीं हैं। दूसरा एडहेशन, चिपकाव होता है, चिपके होते हैं ये भी। वाटर मालिक्यूल स्टिक टू द वॉल्स ऑफ जाइलम वेसल, जो जाइलम वेसल है उसके साथ भी पानी के मालिक्यूल चिपके होते हैं। एक तो उनके आपस में चिपके होते हैं वाटर मालिक्यूल, दूसरे जो होते हैं वो जाइलम वेसल की वॉल्स के साथ भी चिपके होते हैं। तीसरा है ट्रांसपायरेशनल पुल, कॉन्टीन्यूज एवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्राम लीव्स पुल्स द वाटर अपवर्ड। तो जो लगातार एवेपोरेशन होती है पानी की पत्तों से, इसकी वजह से क्या है, पानी जो है वो ऊपर को आता है, इस वजह से वो जो वाटर कॉलम होता है वो अनब्रोक रहता है और वहाँ पे मेंटेन रहता है। बाकी जो इसका आपको मैंने बताया है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 और 2 देखते हैं नोटबुक से, सॉरी बुक से। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है इंड्यूस फिट मॉडल। तो इंड्यूस फिट मॉडल क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू एविडेंसेस इन 1958 एन अमेरिकन बायोलॉजिस्ट डैनियल कॉशलैंड proposed induced fit model। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल व्हेन अ सबस्ट्रेट, ये देखें ये सबस्ट्रेट है, मॉलिक्यूल फिट्स इन द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, ये एक्टिव साइट है एंजाइम की, तो उसमें जब वो फिट आता है
इन द एंजाइम मालिक्यूल अल्टर्स द शेप ऑफ एक्टिव साइट। तो जो एंजाइम मालिक्यूल होता है वो एक्टिव साइट की शक्ल को तब्दील करता है, सो दैट ताकि इट फिट्स मोर टाइटली, ताकि वो सबस्ट्रेट जो है वो बड़ी और ज़्यादा अच्छे तरीके से सख्ती से जो है टाइटली वहाँ पे फिट आ सके अराउंड दी सबस्ट्रेट मालिक्यूल के। तो ये अपने आप की शक्ल तब्दील करता है ताकि सबस्ट्रेट के साथ और ज़्यादा ये टाइटली फिट आ सके। तो इस वजह से इसको इंड्यूस फिट कहते हैं। और यहाँ पे आप नीचे इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं, डायग्राम भी बनानी थी। फिर क्वेश्चन नंबर इसी का 5 का पार्ट नंबर 2 है, जो टेम्परेचर है उसका इफ़ेक्ट क्या है। तो यहाँ पे देख लें, इसका आंसर necessary for normal process of photosynthesis, increase and decrease in temperature negatively affects the rate of photosynthesis। अगर टेम्परेचर में बढ़ाव या कमी होगी तो उसका बुरा असर पड़ेगा फोटोसिंथेसिस की स्पीड के ऊपर। जनरली अ टेम्परेचर रेंजिंग बिटवीन 20 एंड 30 इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर फोटोसिंथेसिस। आमतौर पे अगर 20 से 30 तक दर्जा हरारत हो तो वो बेहतरीन होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। वैन द टेम्परेचर एक्सीड्स 30, अगर 30 से बढ़ जाता है टेम्परेचर, जब द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लोअर डाउन, तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो फोटोसिंथेसिस की स्पीड जो है वो कम हो जाती है। सिमिलरली एट लो टेम्परेचर द रेट डिक्लाइंस एंड एट फ्रीजिंग टेम्परेचर इट स्टॉप्स कम्प्लीटली। तो जब टेम्परेचर इसी तरह से टेम्परेचर जब कम होता है तो और रेट कम हो जाता है। जब फ्रीजिंग टेम्परेचर पे हम पहुंचते हैं तो वो मुकम्मल तौर पे फोटोसिंथेसिस रुक जाती है। हाउ एवर प्लांट्स ग्रोइंग इन ड्राई एंड हॉट लोकेलिटीज़ एंड इन कोल्ड रीजन्स हैव डेवलप्ड एडेप्टेशंस फॉर हाई एंड लो टेम्परेचर्स। तो वो अपने अंदर कोई अडेप्टेशन पैदा करते हैं ठंडे और गर्म इलाकों में जो है हाई और लो टेम्परेचर के लिए। तो यहाँ तक था क्लास 9 का बायोलॉजी का पेपर। चूँकि टाइम बहुत कम था, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कोई 5:30 या 6 का टाइम है और मैंने अभी वीडियो एडिट करके अपलोड भी करनी है। तो मैंने कोशिश की है कि आपकी रहनुमाई के लिए, क्योंकि कल आपका पेपर है, तो कुछ ना कुछ आपके सामने आपके साथ शेयर कर दूँ ताकि कुछ ना कुछ आपको मदद मिल जाए। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।